अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। सियासी बात तो होती रहेगी, लेकिन ज़रा गंदम बुरान का जो मसला है, तो जो पंजाब हुकूमत है और जो वफाक है उसने भी सर जोड़ लिए हैं। और इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने भी खुसूसी इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को 6 मई को तलब भी कर लिया है कि लाहौर आएँ और इस पर रिपोर्ट दें। लेकिन आज जो है वो एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब एक इतलात ये मिली कि एक निजी होटल में हनीफ अब्बासी साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका आमना सामना हो गया। और हनीफ अब्बासी साहब उन पर गर्म हो गए कि मुझे पता है तुमने पैसे खाए हैं, तुमने खुलबुर्द किया है, तुमने करप्शन किया है गंदम मंगवाने पे, जिस पे बड़ा खूबसूरत ताना दिया काकड़ साहब ने। पता नहीं उस पर हनीफ अब्बासी साहब खामोश हुए या नहीं हुए। काकड़ साहब ने उनको कहा कि अगर हम फॉर्म 47 की बात कर लेंगे तो पूरी नून लीग पर खामोशी तारी हो जाएगी। इस किस्म की कोई बात की नहीं। फॉर्म 47 की असल हकीकत क्या है, इससे काकड़ साहब भी बखूबी वाकिफ हैं। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जो सियासी बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, वो अडयाला जेल में उन्होंने मुलाकात की बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप सुनते हैं। न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न हमने किसी को पैगाम दिया है, न हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। जनरल इलेक्शन 2024 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर इशू किया है। खान साहब की इस्तदाबी में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने व्हाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरखास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने। जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है। वाइट पेपर्स जारी कर दिए हैं पीटीआई ने, और उसमें बड़ी तफसील के साथ उन्होंने मेंशन किया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या रिपोर्ट्स मौसूल हुई, कहाँ कहाँ किस किस तरह से धांधली हुई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद के स्पेशली हल्के हैं, 3 हल्के, उनके हवाले से जो जीतने वाले नून लीग के अरकान हैं, उनको फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के साथ तलब भी कर लिया है। महमूद खान अचकजई साहब भी आज गुफ्तगू कर रहे थे, और एक दफा फिर उन्होंने पीटीआई ही इलेक्शन जीती थी और नवाज शरीफ साहब को तस्लीम करना चाहिए। क्या कह रहे थे वो भी कोई देख लेते हैं। सच ये है कि ये इलेक्शन 8 फरवरी का ये तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। इस सच पे लोग नाराज हो जाते हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है, सियासी लोग बैठ के इस चोरी का इलाज निकाल सकते हैं। सियासी लोग बैठकर इस चोरी का इलाज निकाल सकते हैं, लेकिन क्या सियासी लोग बैठने को तैयार हैं? कि क्या पीटीआई दीगर जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार है? तो उसका जवाब फिलहाल तो नहीं में है। मेरा क्या वजह है कि वाइट पेपर भी आप जारी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, मीडिया पर आके बात भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब, वो असेंबलियों से बाहर निकलकर जद्दोजहद करने का और असेंबलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद रजा साहब। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। साहबजादा हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे ये बताएगा कि आपने एक ट्वीट की, और आपने ट्वीट करके कहा कि पीटीआई लीडरशिप नीड टू कंसीडर रेजिग्नेशन फ्रॉम असेंबलीज एंड कमिंग आउट ऑन स्ट्रीट्स। आपको क्या लगता है इसकी जरूरत क्यों आपको पेश आई, और क्यों आप ये समझ रहे हैं कि असेंबली में रहते हुए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, उसमें ट्वीट में अगर आप थोड़ा यकीनन आपने गौर से पढ़ा होगा, मैंने उसमें ये कहा था कि हमें एक सेफ टाइम जोन का तयन करना चाहिए, और उसमें मैंने फ्यू वीक्स की बात की थी। दैट कैन बी 12 वीक्स, 16 वीक्स, 20 वीक्स, 4 माह, 5 माह, कि हम ये देखें कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाला से अगर तो जो हमारे मुज़ाकरात मौजूदा गवर्नमेंट हमें ऑफर कर रही है बार बार, अगर उसके अंदर कोई डेवलपमेंट होती है और हमें फास्ट और स्पीडी जस्टिस नज़र आता है, और उसके साथ साथ हमें हुकूमती इंटेंशंस जो हैं उसमें कोई पॉजिटिविटी नज़र आती है, तो फिर तो मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जी ठीक है, फिर वी नीड टू बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर 4, 5, 6 माह के बाद भी सूरत हाल उसी जगह पर रहती है जहां पर हम आज खड़े हैं, या 8 फरवरी से पहले खड़े हुए थे, तो फिर मेरा ये एक ज़ाती नुक्ता नज़र था
कि हमें कंसिडर करना चाहिए इस चीज़ को कि सड़कों पर बाहर निकलना चाहिए पार्लियामान से रिजाइन करके। और उसके पास उसके उस रिजाइन के हवाले से जो मैंने बात की, मैंने ये नहीं कहा था कि आप फौरन रिजाइन कर दें। मेरे ट्वीट में बाकायदा कैटेगराइज करके क्लियर है कि फ्यू वीक्स मिलने चाहिए। उसकी वजह यह थी कि जब हम मौजूदा हुकूमत को ही इलेजिटिमेट तस्लीम करते हैं, इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर हम सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं। और 7 माह, अब गुज़श्ता 3 माह तो तकरीबन गुजर चुके इस पार्लियामेंट को वजूद में आए हुए, और अगर हम 5 माह मजीद देते हैं और 8 माह गुजरने के बाद भी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहते हैं, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं होती, तो फिर उसके अंदर मेरा नुक्ता नजर ये है कि वी नीड टू गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स, और हमें वहां पर निकल के जो मरकजी लीडरशिप है, जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हें बाहर निकल के एहतजाज करना चाहिए। मेरा एक जाती नुक्ता नजर है। और देखें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आमिर रजा साहब, लेकिन दिस इज प्रीमेच्योर। अगर क्या आप बात कर रहे हैं 5 माह, 8 माह, 6 माह की, तो मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। और सेकेंडली, आप जो ट्वीट की आप हवाला दे रहे हैं, मैंने बड़े गौर से पढ़ी, दोबारा पढ़ रही थी आपके कहने पे कि आपने कहीं लिखा हो कि 6 हफ्ते या 8 हफ्ते या 10 हफ्ते या 6 माह या 3 माह, आपने लिखा इन कमिंग वीक्स। अब इन कमिंग वीक्स तो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ता भी हो सकता है, 3 हफ्ता भी हो सकता है, बट एनीवेज इससे आगे चलती हूँ। आपने कहा हुकूमत आपको ऑफर कर रही है कि जी मुज़ाकरात कर ले, लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप है और इनफैक्ट जो खुद खान साहब हैं, उन्होंने तो राब्ता और मुज़ाकरात करने से ही इनकार कर दिया है। वो तो साफ इनकारी है कि ना पीटीआई ना पीएमएलएन से राब्ता होगा, मुज़ाकरात होंगे, ना पीपल्स पार्टी से होंगे और ना ही एमक्यूएम से होंगे। तो फिर अगर हुकूमत ऑफर किए भी जाए तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब करने चाहिए मुज़ाकरात? आप इसके हक में? अच्छा, एक तो जो आपने कहा जी फ्यू वीक्स का, तो जाहिर है कमिंग वीक्स का, तो उसका तयन तो जाहिर है लीडरशिप ने तयन करना है कि वो इससे कंफर्टेबल हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल मेरे ट्वीट में इस चीज़ का तस्करा था। दूसरी चीज़ ये आगे जी कि देखिए, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जब हम पार्लियामान का इजलास अटेंड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हुकूमती वज़रा जो हैं वो हमसे आकर ये बात करते हैं कि आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मेरा उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई अराउंड 2 वीक्स अगो, तो खान साहब ने 3 नुकाती एजेंडा दिया था। उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई नंबर 1, और उसके बाद सानिया अपना 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी नंबर 2, और फॉर्म 45 और 47 के बुनियाद के ऊपर हमारा इंसाफ और चोरीशुदा मैंडेट वापसी। ये हमारे 3 मुतालबात हैं। हमने उसके अंदर एक चीज़ ऐड ऑन की, क्योंकि खान साहब ने ये कहा कि मेरी रिहाई को आप लोग मशरूत ना करें। ये बात थी खान साहब की तरफ से, उन्होंने ग्रेस भी शो की, उन्होंने स्टेट्समैनशिप भी शो की। लेकिन हम तमाम इत्तेहादियों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं का इस बात पर इत्तफाक है कि ये 3 नहीं 4 नुकात होंगे, जिसमें से पहला नुकता इमरान खान साहब की जेल से रिहाई होगा। अब अगर हुकूमत इन 4 नुकात के ऊपर बैठकर बात करने के लिए तैयार है तो हमें मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई एतराज़ होगा। अब दैट डिपेंड्स अगेन कि बाल हुकूमत के कोर्ट के अंदर है, वो इसके ऊपर पार्लियामान के अंदर तो हमसे बात करते हैं, और एक मरतबा नहीं 20 मरतबा उन्होंने बात की है, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा ने की, मुख्तलिफ लोगों ने की। अब देखना यह है कि प्रैक्टिकली हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम करती है या नहीं करती। लेकिन हामिद रजा साहब, इमरान खान साहब की रिहाई आप सफ़े बिल्कुल ऊपर रख रहे हैं, तो क्या आप हुकूमत से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करें? ये तो अदालती मामलात है, ये तो फिर एनआरओ वाला टच हो गया। नहीं, हम हुकूमत से इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा हुकूमत से नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं, जिस तरह आप देखें आज से 3 रोज कबल तोशा खाना के हवाला से एक और FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई इमरान खान साहब पे और उनकी अहलिया पे। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत की चूंकि मेलाफाइड इंटेंशन है, निगरान हुकूमत की भी मेलाफाइड इंटेंशन थी, और मौजूदा हुकूमत चूंकि उसी निगरान हुकूमत का तसलसल है, तो हम ये समझते हैं कि जब हुकूमत की तरफ से ये नई FIRs करने का सिलसिला रुकेगा और हुकूमत इस मामले के ऊपर देखे ना, एक आदमी एट अ टाइम को 70 जगह पर मौजूद तो नहीं हो सकता। 200+ केसेस हैं इमरान खान साहब पर, और एवरेज जो हमारी टॉप लीडरशिप है हर एक के ऊपर एवरेज 40+ केसेस हैं। तो उसके अंदर जो प्रोसिक्यूटर है, जो किसी भैंस चोरी के मुकदमे में या खंबा चोरी के मुकदमों के अंदर, वहां पर तो जो प्रोसिक्यूटर है वो जाहिर है हुकूमती डायरेक्शंस के ऊपर ही अमल करता है ना, तो वो वहां पर अगर पॉजिटिविटी नजर आती है और हुकूमत इस मनगढ़ंत केसेस को खत्म करने पर आमादा होती है तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जा सकता है। सर, आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे तो हुकूमत को बावरक कराएंगे ना, अपने मुतालबात की लिस्ट आप चलते फिर तो असेंबली में नहीं देंगे ना, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे। बट आप कम से कम इस चीज पर आप मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन
दूसरी तरफ जो पीटीआई का कहना यह है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से कैसे मुज़ाकरात होंगे, क्या होंगे? अच्छा, मैं उसमें एक बात वाज़ह करूं जी कि हम तो बैठेंगे, लेकिन हुकूमत फॉर्मली जब हमसे बार बार दरख्वास्त कर रही है, फॉर्मली रिक्वेस्ट करेगी तो हम अपना एजेंडा उनके आगे रखेंगे ना जी। हमने उन्हें जुबानी कलामी तो जिन लोगों ने बात की है, जुबानी कलामी तो हम ये बातें उनके आगे रख चुके हैं। अब हुकूमत फॉर्मली राब्ता करेगी तो आप तो ये हम कह रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सामने रख सिर्फ एक क्लैरिटी के लिए, सॉरी हामिद रजा साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ सिर्फ एक क्लैरिटी के लिए, लेकिन हमें जो ये बताया जाता है, चाहे वो रऊफ हसन साहब हो या बैरिस्टर गौहर साहब हो या शोएब शाहीन साहब हो, नॉट बैरिस्टर गौहर साहब लेकिन दीगर, कि जी खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से बात नहीं होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि नहीं बात हो सकती है, ये एजेंडा है। उन तीनों से इत्तेहाद के हवाला से बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात खान साहब ने कही है। नहीं, उन्होंने कुछ कहा दीगर किसी जमातों की की बात ही नहीं हो सकती। क्रॉस नहीं, हमारे प्रोग्राम में खुद रऊफ हसन साहब ने कहा कि खान साहब ने कहा 3 जमातों से बात नहीं करनी। खान साहब ने चूंकि जिस वक्त ये बात पूछी गई थी, आई वाज देयर दैट टाइम एज वेल, JUIF के हवाला से और कुछ और पार्टियों के हवाला से बातचीत हुई थी कि क्या इनसे बातचीत कर सकते हैं हमें नए इत्तेहाद में शामिल करने के लिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में 6 जमातें ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वहां पर खान साहब ने कहा कि PMLN पीपल्स पार्टी और MQM इनको छोड़कर बाकी तमाम लोगों से बात हो सकती है। ये खान साहब ने वहां पर ये बात कही थी जी। और दूसरी बात, जहां तक एस्टेब्लिशमेंट वाला आपने सवाल किया, देखें बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर हमारे जो मुतालबात हैं उसके अंदर 1-2 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिसके ऊपर जाहिर है हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी है, हुकूमत अपने तय तो कोई फैसला नहीं कर सकेगी, तो अगर हुकूमत बातचीत करने के लिए अपनी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को साथ बिठाए तो हमें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई एतराज होना चाहिए, क्योंकि वो जाहिर है हुकूमत के साथ शामिल हैं, हुकूमत के अंडर हैं, हुकूमत उनसे रिपोर्ट्स मंगवाती है, हुकूमत उनको डायरेक्शंस जारी करती है। तो अगर हुकूमत 9 मई के हवाला से या दीगर चीज़ों के हवाला से उन्हें वहां पर बैठाएगी तो उसके ऊपर तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एज फार एज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कंसर्न, मैंने आज से 4 रोज पहले भी ये बात कही थी कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट से ना हमारा राब्ता हुआ है, ना एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे राब्ता किया है। और ये चीज कैटेगोरिकली खान साहब ने भी क्लियर कर दी कि ना एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता करने किया है अभी तक, ना हमने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया है जी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पहले आया कि आपका नाम भी आ रहा है, फिर ये हुआ कि नहीं जी शेर अफजल मरवे साहब स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कर रहे हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, ना आपके पास जो है वो अपोजिशन लीडर बन सके, ना PSC की इत्तलात है कि उसके भी आप चेयरमैन के तौर पे शेर अफजल मरवे साहब का शायद नाम फाइनल हो गया, पार्लिमानी लीडर भी ज़ैन कुरैशी साहब। कभी आप सोचते आपके हाथ क्या आया? नहीं, मुझे जब ज्वाइनिंग हुई बहुत इब्तदा में तो मुझे खान साहब की तरफ से बाकायदा कहा गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाला से, पार्लिमानी लीडर के हवाला से या PSC के हवाला से, मैंने कैटेगोरिकली 3 चीज़ों के ऊपर रिफ्यूज़ किया जी। इसलिए कि खान साहब ने जितना बड़ा एतमाद मेरे ऊपर किया है, मैं इस स्टेज के ऊपर अपने लिए पर्सनल कोई चीज़ बात मांगना अपने करैक्टर के खिलाफ और मैं समझता हूँ कि ग्रेस के अगेंस्ट है। PSC के अंदर बिल्कुल नाम आया, that was without my consent, without any lobbying। और मैं उसमें आपको 1 स्टेप आगे जाके बताता हूँ जी कि हर MNA एट अ टाइम 3 कमेटीज का मेंबर होता है, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। मैं वाहिद MNA हूँ हमारे आउट ऑफ 93 अपोजिशन MNAs जिसने अपना नाम किसी कमेटी के मेंबर के लिए भी नहीं दिया, एंड दैट हैज हैपेंड 15 डेज अगो, जब मेरा नाम आया भी नहीं था। और वो लिस्ट हमारे चीफ व्हिप के पास, गौर साहब के पास, आमिर साहब के पास मौजूद है। तो अगर मैंने स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप मांगनी थी तो उसके लिए पहले मुझे मेंबर होना तो जरूरी है ना जी। मैंने मेंबर के लिए भी जब अपना नाम नहीं दिया तो मैं चेयरमैन ऑटोमेटिकली कैसे बन सकता हूँ? कुछ साथियों ने बात की और वो मेरे तनाजुर में नहीं, वो बात हुई पंजाब के तनाजुर के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पंजाब को देना चाहती है, उसमें मेरा नाम दिया गया। मैंने कैटेगोरिकली कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे देती भी है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं पहले खान साहब से मुलाकात करूंगा, खान साहब से उसके मुहर्रिकात पूछूंगा, उसके बाद देन आई विल बी एबल टू पास एनी कमेंट ऑन इट। बट एज इफ नाउ ना मेरी डिमांड है, ना मैंने मांगी है। और शेर अफजल मरवत मेरा भाई है,
हम दोनों असेंबली प्रोसीडिंग्स में इकट्ठे बैठे होते हैं, परसों भी हम इकट्ठे बैठे थे, एक दूसरे के साथ गपशप चल रही थी, तो मेरा ख्याल है कुछ मसाला छिड़कने वाले उसमें ज्यादा मसाला छिड़क देते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है जी। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा एक चीज और ये बताएगा कि कुछ एक और रोला पड़ा हुआ है पीटीआई जी, सॉरी चले ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं सर, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। एक और रोला पड़ा हुआ है पीटीआई में, वो ये है कि जी जिन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी या पीटीआई छोड़ दी थी, उनकी वापसी का मामला, इत्तलात थी कि कुछ लोगों को वापस लिया जाएगा। खान साहब ने शायद फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा है, उस्मान डार, अली नवाज अवान, सदाकत अब्बासी, मलिका बुखारी और एक दो तीन नाम और। लेकिन कुछ लोगों ने मुलाकात की और कहा कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर इसको मामले को उठा रखते हैं। आपके नजर में इन लोगों को वापस लेना चाहिए या आप समझते हैं कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है, या अभी आप लोगों को आप समझते हैं कि पार्टी को इनकी जरूरत नहीं है, इन सीनियर लोगों की? अच्छा देखिए, अव्वलन तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल अफेयर है और इसका तमाम इख्तियार है इमरान खान साहब के पास, और मेरा ख्याल है वही फैसला करें तो मुनासिब है। मैं अपनी राय का इजहार कर देता हूँ। मेरी राय ये है कि इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन रजीम चेंज के फौरन बाद या 9 मई के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, वो कोई गिरफ्तार नहीं हुए, उन्होंने कोई सोबतें बर्दाश्त नहीं की। दैट वाज वन काइंड ऑफ एन एट जो चली गई। मैं उनकी वापसी का तो मुखालिफ हूँ, लेकिन फिर कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की और वो 4-4 माह 5-5 माह जेलों के अंदर रहे, लेकिन फिर जो चीजें उनके साथ हुई वो इस पर्सनल लेवल के ऊपर हैं, हमारे इल्म में है। लेकिन मैं अब आपको इस मीडिया के ऊपर बैठ के क्या बताऊं, किसी आदमी के सामने अगर आप उसकी माँ, बहन या बीवी के हवाले से एक बात कर दें या उसे किसी जगह पर खड़ा करके ये कहें कि हम इसकी वीडियो बना के रिलीज कर देंगे, तो और वो बंदा 5 माह से जेल के अंदर हो, तो मुझे आप बताएं वो बंदा क्या करे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, ये अगेन दैट इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब का इस्तेहकाक है और जाहिर है उनकी पार्टी का मैटर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग जिन्होंने कैदीबंद की सुबतें बर्दाश्त की हैं, जो एक टॉर्चर से गुजरे हैं, फिजिकल टॉर्चर से भी और मेंटल टॉर्चर से भी, अगर किसी इंतहाई मजबूरी की बुनियाद के ऊपर उन लोगों को फॉर द टाइम बीइंग अलहदा होना पड़ा है और उन्होंने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई गिरी हुई बात नहीं की, कोई नैरेटिव डेवलप नहीं किया, तो ऐसे लोगों के केसेस को कंसीडर किया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि एक राय हो गई है कि शायद फवाद चौधरी साहब का रास्ता रोकने के लिए ये कहा गया है कि बाद में देखा जाएगा। आप क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से? उनको वापस आना चाहिए? आपकी राय क्या है? लेना चाहिए पार्टी को उनको? अच्छा देखिए, फवाद चौधरी साहब ने मेरा ख्याल है 5-6 माह जेल काटी है। उनके बयानात भी एज सच को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं आए। एक उनसे गलती जरूर हुई जो वो IPP के मीटिंग के अंदर वहां पर गए, और उसके ऊपर तो अब फैसला इमरान खान साहब भी करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी इज अ काइंड ऑफ थिंग। उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई भी स्टेटमेंट दे के मैंने कहा कि उन्होंने 5-6 माह जेल भी काटी है, और मेरी शायद इतला के मुताबिक या मैंने किसी जगह पर सुना भी कि उनकी एक आधी मरतबा खान साहब से वहां पर मुलाकात भी हुई या गुजरते हुए कोई सलाम दुआ हुआ। तो अगर तो फवाद चौधरी साहब के साथ ये सलूक तो हुआ है, जेल में तो वो रहे हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों के ऊपर रवैया लीनियंट होना चाहिए, जिनमें फवाद चौधरी भी शामिल है। हो सकते हैं, फैसला खान साहब ने करना। ठीक है, बहुत मोहतात आपने गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब। और का कहना यही है कि अगर हुकूमत जो हमारे मुतालबात हैं उनको कंसीडर करती है और हमें फॉर्मली रिक्वेस्ट करती है एक बाज़ाब्ता तौर पर, तो फिर कंसीडर किया जा सकता है। उन्होंने उनका कहना था कि खान साहब से मुलाकात में इत्तेहाद से दीगर जमातों से मना किया था, मुज़ाकरात से नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जो गंदम के बुरहान के हवाले से हम बात करें, हमारे साथ जमशेद चीमा साहब मौजूद होंगे। फूड सिक्योरिटी पर पिछली हुकूमत में जो है वो एडवाइजर भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनसे जरा गुफ्तगू करेंगे कि उनके पास इन चीज़ों का हल क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या कहती है। वापस आते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। न जाने किसी की बद्दुआ है या हमारे अपने अमाल है। हर आने वाले दिन में एक नया बहरान खड़ा हुआ होता है और हम उससे डील कर रहे होते हैं और किसी नए बहरान का इंतजार कर रहे होते हैं। अब मामला यहाँ पर है गंदम बहरान का। जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त उनको एडवाइस किया गया कि जी गंदम जो है वो खरीदनी है, या गंदम जो है वो इम्पोर्ट करनी है। उनका मामला गुजर गया, उन्होंने उसको होल्ड पे रखा। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई, उन्होंने बावजूद इसके कि तकरीबन 46 लाख टन गंदम स्टॉक पहले से मौजूद था, उन्होंने तकरीबन 35 लाख टन गंदम मजीद खरीद लिया और ऐसे वक्त में खरीदी जब पाकिस्तान में डॉलर्स की शदीद कमी थी। ये एक ज़रई मुल्क है, बम्पर क्रॉप होनी थी गंदम की। तो क्या वजह है जो अब वो जो किसान जो कि रुल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत कम से कम 40 लाख टन गंदम हर साल खरीदती है, हर फसल में खरीदती है, और अब उनको कहा गया है कि हम 20 लाख से ज्यादा नहीं खरीद सकते। इसी तरह जो फेडरल लेवल पे पास्को की तरफ से जो ली जाती है, वो भी कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा 18 लाख टन ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। अब मामला यह है कि पंजाब में जो कि गंदम का रेट 3900 यानी 3900 रुपए लगाया था, वो अब किसान मजबूर हैं क्योंकि उनकी गंदम नहीं बिक रही, जिसमें उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से वो फसल तैयार की थी। वो कहीं वो 2800 पे जा रहे हैं और कहीं वो 3000 पे जा रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 300 अरब से ज्यादा उनका नुकसान भी हो चुका है। मामला क्या है? और बात ये सिर्फ निगरान हुकूमत की, जो हमारी हुकूमत अभी जो है वो मुकम्मल तौर पे जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पे डाल रही है। तो क्या जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ निगरान हुकूमत है? क्योंकि हाल ही में मजीद गंदम इंपोर्ट की गई इस हुकूमत के आने के बाद, वो तकरीबन 6 लाख टन, और बावजूद इसके कि उस वक्त 6,91,00,000 टन, जबकि उस वक्त भी हमारे पास गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद थी। मामला है क्या, हम जरा बात करेंगे जो जिस शख्सियत ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी, जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जमशेद इकबाल चीमा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जरा चूंकि आपका ये सब्जेक्ट भी है, आप फूड सिक्योरिटी के SAPM भी रह चुके हैं, जरा हमें ये समझाएं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और क्या निगरान हुकूमत जिम्मेदार है, पीडीएम की हुकूमत की भी कुछ कोताहियां रही और इस हुकूमत का भी कोई ना कोई घोटाला रहा? देखिए, इसमें मैं बात को ना अगले सिरे से शुरू करूंगा, टू द रिवर्स। अच्छा, पहले आप समझ लें कि हम तकरीबन कोई 24 करोड़ 80 लाख लोग हैं। 125 किलो औसतन हम गंदम खाते हैं। उस हिसाब से तकरीबन जो हमारी रिक्वायरमेंट है कोई 32.5 मिलियन टन, 80 करोड़ मन गंदम की ज़रूरत है तकरीबन हमारी। हमारे यहाँ जो ये फिगर गवर्नमेंट की है, ये फिगर गवर्नमेंट की है। और दूसरी फिगर जो गवर्नमेंट की है वो ये है कि इस साल जो गंदम पैदा होने जा रही है वो तकरीबन 29 मिलियन टन है, रिक्वायरमेंट 32 है। और जो गंदम आप कह लें पिछले साल की एक्स्ट्रा आई है, अगले साल में इन्वेंट्री आई है, वो भी तकरीबन को 3 मिलियन टन है। सो दोनों को फिगर को जमा कर लें तो फिर एक साल की जो रिक्वायरमेंट है उससे कुछ सिर्फ 4 या 5 लाख टन ज़्यादा होगी, या पिछले अगले साल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है गंदम। लिहाजा और फिर जिस वक्त नया साल गंदम आती है तो उस वक्त आपकी पाइपलाइन में भी 1.5 मिलियन 2 मिलियन टन गंदम होनी चाहिए। सो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको इस साल भी गंदम या ज़ीरो इंपोर्ट करनी पड़ेगी या कोई 4-5 लाख 6 लाख 10 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो गंदम पिछली भी और इस साल की जो बम्पर क्रॉप है दोनों मिला के भी एक्सेस नहीं है, ये तकरीबन रिक्वायरमेंट के बराबर है। जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आया है, जो किल्लत वाली बात होती थी वो किल्लत नहीं है। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट नॉर्मली ये था कि जो स्टेपल फूड है गंदम, स्टेपल फूड की कीमत गवर्नमेंट मुकर्रर करती थी। और जिस चीज़ की भी पाकिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ 2 चीज़ों की कीमत मुकर्रर करती है, एक गन्ने की और दूसरी गंदम की। जिस चीज़ की भी आप कीमत मुकर्रर करते हैं फिर आप पाबंद होते हैं वो कीमत देने के। देखें, मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा कहीं बैंक में कर्जा लेने जाए तो हमें सारे अंगूठे लगवाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, गारंटीज लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी जो है खजाना का वो एक लेटर लिखता है तो उसको 100 अरब मिल जाता है। वजह कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का चेक चलता है, गवर्नमेंट आप कह लें कि उसे कहते हैं स्टेट गारंटी कह लें या सॉवरेन गारंटी कह लें, उस गारंटी पे कुछ भी हो जाता है। वजह कि गवर्नमेंट कभी अपने वादे को डिफॉल्ट नहीं करती। यहाँ पे गवर्नमेंट का वादा है कि 39 रुपये मान का रेट है। अच्छा, गवर्नमेंट का 39 रुपये रेट है। गवर्नमेंट किसी भी सूरत इसको डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ मसला डिफॉल्ट का है। ये जो कहते हैं नहीं पिछली गवर्नमेंट, पिछली का बाद की बात है,
पहली बात यह है कि गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 3900 रुपये रेट देंगे। जब 3900 रेट नहीं दे रहे तो ये गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गई, वो फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो। लिहाजा इस गवर्नमेंट में बैठा हुआ कोई बंदा ना मजाक उड़ाए, ना पीछे की तरफ देखे, ना पिछली की तरफ देखे। पहला काम ये करे कि मौजूदा जो गंदम है फार्मर की, जो पहले आप कह लें एक बार मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुई थी, उसके बाद एक दो शहबाज शरीफ के दौर में भी ज़्यादा हुई, तो उन्होंने कहा अनाउंस कर दिया कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, वो खरीदी तो रेट ठीक हो गया। सो आज की गवर्नमेंट को सिर्फ 390 अरब रुपया लेके बैंक से कर्जा लेके 4 मिलियन टन गंदम की आप कह लें प्रोक्योरमेंट का ये बढ़ा लें, टारगेट बढ़ा लें। गंदम का रेट आज 3900 रुपये हो जाएगा, सुबह तक गंदम का रेट 3900 रुपये हो जाएगा। रात को ये अनाउंस कर दें कि हम 4 मिलियन टन हमने टारगेट बढ़ा लिया है, सिर्फ इतना काम है। और उस 4 मिलियन टन का 390 अरब रुपये जो लेंगे उसमें इनको उसकी फाइनेंशियल कास्ट पड़ेगी कोई 30 अरब रुपया, 35 अरब रुपया। अब 30-35 अरब लगा के तो ये किसान को जो 1 करोड़ घराना है, 1 करोड़ घराने को बचा सकते हैं तबाही से। राइट नाउ साहब ये भी तो कह रहे हैं कि ना हमारे पास पैसे हैं और ना उसको रखने की जगह। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान की 90% कणक किसी कमरे में नहीं होती, बाहर पड़ी होती गंजियों में। और उस टेक्नोलॉजी को हमने एक्सपर्ट हो गए हैं, उसमें आप कह लें मास्टरी कर ली है। लिहाजा 100% गंदम महफूज होती है बाहर गंजियों में। वो गंजियों में ये 30 मिलियन टन करें, 40 करें, 50 करें, 3 साल की गंदम भी बाहर स्टोर हो सकती है, कोई इशू नहीं है ये। दूसरी बात जो है, ये वजीर जो आप कह रहे ये जो खुराक है पंजाब का, वो कहता है जी मॉइस्चर ज़्यादा है। भाई गंदम तो 12 अप्रैल को 10 अप्रैल को आना शुरू होती है, आज 22 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, आज भी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल झूठ बोलता है, इसको नहीं पता किसी बात का, या झूठ बोलता है। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जो मतलब आप कह लें कि डिफ़ॉल्ट ना करें, 4 मिलियन टन ले लें। हाँ, पैसे की जो बात है, पैसे हमेशा बैंकों से लिए जाते हैं, बैंकों से पैसे लिए जाते हैं, इस बार बैंकों से लेने हैं। अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का कितना कर्जा है, 38,000 अरब रुपया। जिस गवर्नमेंट का 38,000 अरब रुपया पहले ही है सिर्फ लोकल कर्जा, तो उसे सिर्फ 300 अरब रुपया 4 महीने के लिए ना, कौन सा मसला है? कोई मसला नहीं है। किसान का जो लॉस हो रहा है, किसान का 3900 रुपए रेट और 3100 रुपए रेट, 800 रुपए जो लॉस है, ये बात तो 800 रुपए का मतलब 640 अरब रुपए का लॉस, 640 अरब का लॉस किसान का हो गया है। अब 640 अरब उसका बचाने की बजाय ये सिर्फ और सिर्फ 30 अरब से बचा सकते हैं, लेकिन ये बचाने को तैयार नहीं है, बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, बाकायदा मजाक उड़ा रहे हैं। चले, ये बात तो अपनी जगह हो गई और एक अच्छी एडवाइस आपकी तरफ से सामने आ गई, और आपको प्रोग्राम में लेने का मकसद भी यही था कि जाहिर है आपकी एक्सपर्टीज है, आप कुछ बेहतर बात कर देंगे। हम ब्लेम गेम में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि पीछे ना देखें, पीछे देखना तो पड़ेगा ना। जब पीछे देखेंगे किसी अब दूसरी बात जो है कि पीछे क्या हुआ, अब दूसरी बात है पीछे क्या मामला हुआ, क्या पीछे ये हुआ कि एक बाबू हैं जिन्होंने नंदीपुर लगाया था, उसी बाबू ने रावलपिंडी रिंग रोड बनाई, उसी बाबू ने उसके पास आप कह लें समरी गई कि हम 1 मिलियन टन गंदम मंगवा लें। बाबू नाराज हो गए, बाबू ने कहा कि 1 मिलियन टन क्यों, इस कैप को हटा दो, वे मुझे कैप नजर नहीं आनी चाहिए, जितनी दिल करे मंगवा लें। ठीक है, आप बाबू का नाम ले लेना, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ, 5 मिलियन टन मंगवा ली, चाहिए थी 1 मिलियन, ले लेना बाबू का। अच्छा, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ रिटायर्ड है, नाम ले ले जी। डेफिनेटली मैंने सारे इशारे कर दिए हैं, मैंने चलो नाम आपने ले दिया, अच्छा किया है, पता लगना चाहिए, बड़े फेवरेट है, मैंने आपको बता दो रिटायर्ड है, आप नाम ले सकते हैं। अच्छा, वजीर आजम के बड़े फेवरेट हैं वो। अच्छा, अब यहाँ पंजाब में भी आए थे, यहाँ भी बड़े चांद चढ़ाए थे उन्होंने, यहाँ भी महकमा ज़राअत में आए थे, बड़े चांद चढ़ाए थे उन्होंने। किस वजीर आजम के फेवरेट है? शहबाज शरीफ साहब के? शहबाज शरीफ के बड़े फेवरेट नंदीपुर उन्होंने किया था और बरतरफ किया नौकरी से। अच्छा, अब आगे फिर बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट मिलेगी, देख लेना, आगे उसको बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिक्र ही ना करें आप। अच्छा, अगली जो बात है कि उन्होंने पहले कैप हटाई, दूसरा ये किया कि गंदम को इंपोर्ट करने का टाइम था 28 फरवरी, उसको 1 महीना बढ़ा दिया गया। तीसरा काम यह किया गया कि पाकिस्तान में जिस रेट से गंदम खरीदी जाती है उससे उस पर 2 कास्ट पड़ती है, एक फाइनेंशियल कास्ट पड़ती है और एक स्टोरेज कास्ट। वो डाल के तो जितनी ही उसकी कास्ट बनती है उसमें हमेशा सब्सिडी दी जाती है 60, 70, 80 रुपया, और ताकि लोगों को आटा सस्ता मिले, क्योंकि गवर्नमेंट पाबंद है सस्ता आटा देने की। एक ही खुराक है जो सस्ती देती है गवर्नमेंट, ये देने की कोशिश करती है। लिहाजा यहाँ पे दूसरा जो काम ये हुआ कि इन्होंने 4,000 गंदम खरीदी और 4700 की बेचनी शुरू कर दी। अब 4700 की बेचनी, 4,700 की बेचने का तो नहीं बनता था, महंगी थी ज़्यादा। अब बाहर पहले जो गंदम आप कह लें रेट था, गंदम का जो इंटरनेशनल रेट था वो था 6,000 रुपया,
$520 रेट रहा है इस दौर में, इंटरनेशनल रेट $520 रिकॉर्ड है या हिस्टोरिक रेट है। उस हिसाब से 6,000 रुपये रेट बनता था। अब 6,000 से जब रेट था उस वक्त हम अपने किसान से ले रहे 3,000 की या 4,000 की, 2,200 की भी लेते थे। अच्छा, अब जब इंटरनेशनल रेट सस्ता हो गया तो इन्होंने बाहर से मंगवा ली, गंदम आ गई 3,000 रुपए की या 3,100 रुपए की, ठीक है, अपनी ये बेच रहे 4700 रुपए की, और लोगों को खुल दे दी, छुट्टी दे दी कि जितनी दिल गए मंगवाओ। अब ये पार्टनर बन गए उनके साथ। माशाल्लाह आज हनीफ अब्बासी ने, मैं शायद गालियाँ शरियाँ दी हैं काकड़ साहब को कि जनाब आपने पैसे खाए, अल्लाह की कसम आपने पैसे खाए हैं, तो उन्होंने फॉर्म 47 सुनाया है। तो काकड़ साहब के पास किसान इत्तेहाद वाले गए कि जनाब ये गंदम ना मंगवाएं, गंदम बहुत है, आप ये जाती कर रहे हैं। किसानों को काकड़ साहब ने बाकायदा कन्विंस किया कि हाँ आपको गंदम हम एक एक दाना खरीदेंगे, आप फिक्र ना करें। हम उन्हें कहा जी आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी, उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, हम इधर ही फिक्र ही ना करेंगे, हम गंदम आपसे खरीदेंगे। ये सारी बातें काकड़ साहब करते रहे। काकड़ वाज पार्टनर इन दैट। काकड़ जो रात बात कर रहे थे काकड़ साहब के जनाब हमने आप कह लें कि मेरी पॉलिसी की वजह से लोगों को आटा सस्ता मिल रहा है। देखें इसमें नादिया बड़ी अहम बात है, बाज़ पुराने दौर के डाकू होते थे, वो डाकू ये करते थे कि कुछ सारे लोगों से पैसे लूटते थे, 2-4 गरीबों को जाते हुए फेंक देते थे। लोग कहते थे ये गरीबों का बड़ा आप कह रहे हामी है, वो सारे शहर को लूट रहे होते थे, 2-4 गरीबों के घरों में जाते हुए दे जाते थे। अब आप कह लें कि गवर्नमेंट ने अगर किसी तबके को सपोर्ट करनी है तो उसने अपनी सब्सिडी से करनी है, किसी एक तबके की कास्ट पे या एक तबके की कीमत पे दूसरे नहीं करनी। ठीक है, आप 1 करोड़ किसानों को मार के लोगों को आटा सस्ता दें, क्यों भाई? आप 6,000 रुपए की गंदम जब उनकी थी उस वक्त 4,000 की लेते थे, आज जब गंदम सस्ती हुई है तो आप उनसे सस्ती ले रहे हैं, उनको अल्लाह के रहम करम में छोड़ दिया। अब मामला चीमा साहब, अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ अगर जाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि जो निगरां हुकूमत में जो निगरां वजीर आजम थे मुकम्मल तौर पर वो इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन आप जिनको वजीर आजम शहबाज पार्टनर और कौन है, औरों के नाम भी ले लें, और कौन पार्टनर है? देखिए मुझे दो लोगों का जो पता है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन 2 बंदों की है, एक का मैंने पहले बताया, दूसरे का बाद में बताया, लेकिन और भी कोई हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं मतलब सच्ची बात है, इल्जाम वाली बात नहीं है। मैं मतलब तो ये वाली जो अच्छा, लेकिन मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इसका क्या है, हल ये है कि गवर्नमेंट गंदम खरीदे 4 मिलियन टन। दूसरी बात ये है कि इसमें ये सादा सा मामला नहीं है, इसमें करप्शन हुई है। करप्शन के 2 लोगों का मुझे पता है, वो मैंने नाम बता दिया आपको। लेकिन मामला यह है कि ये निगरां हुकूमत के दौर में तो हुई, इस हुकूमत के आने के बाद भी तकरीबन जो है 6,91,00,000 टन गंदम दोबारा इंपोर्ट की गई। तो क्या हम सिर्फ जिम्मेदार उस हुकूमत को ठहराएं जो चली गई निगरां, या ये भी? नहीं, देखिए शहबाज शरीफ तो दोनों दफा जिम्मेदार हैं, काकड़ भी जिम्मेदार है। फिर आप कह लें कि ये जो आप ब्यूरोक्रेसी है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो थी साबिक पंजाब की, वो वजीर बने हुए थे या ब्यूरोक्रेसी एज ए ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे मरकज में, ये तो कंटिन्यूशन है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही थी, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को या इसहाक डार साहब को या गौहर एजाज साहब को आप इससे जिम्मेदारी बरी जिम्मा नहीं कर सकती। गौहर एजाज को और आप कह लें कि शहबाज शरीफ को और क्या नाम है इन इसहाक डार को इससे बरी जिम्मेदारी नहीं कर सकते। लेकिन 2 बंदों का किरदार जो बोल के सामने आता है, वो 2 लोगों का मैंने पहले बताया है। ठीक है, वो आपने बता दिया, बाकी के शायद आप नाम नहीं ले सकते हो, लेकिन जो पीडीएम गवर्नमेंट ने तो इसकी मंजूरी नहीं दी थी, मंजूरी तो काकड़ साहब ने दी ना, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, वो कैसे जिम्मेदार हो गए? देखें काकड़ साहब तो इसमें मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन उनके साथ जो आप कह रहे बाबू थे वो कौन थे, उनके साथ लगाए हुए बंदे कौन थे? वो तो उनकी कंटिन्यूशन थी। आप निगरान गवर्नमेंट को और शहबाज शरीफ की 2 गवर्नमेंटों को अलग करके ना देखें, इनको इकट्ठा करके देखें। आप 2 साल की परफॉर्मेंस में, 2 साल की रॉन्ग डूइंग में इन 3 गवर्नमेंट्स को अलग करके बिल्कुल ना देखें, इनको इकट्ठा करके देखें। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद चीमा साहब आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन का, और बात यही वजह भी थी कि आपको आज प्रोग्राम में सहमत भी दी कि आपकी एक्सपर्टीज हैं, लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि जो जिम्मेदार है हमारे, वैसे ऐसी कोई रिवायत तो नहीं है कि जिम्मेदारों का एहतसाब भी हो और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा भी दी जाए, लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदार करार पाए हैं कैप्टन रिटायर्ड अहमद, उनको जो है फिलहाल तो उनकी सर्विसेज को उनको मुअत्तल कर दिया है, बट लेट्स सी कि उन पे कुछ जुर्म साबित भी होता है और उनको कुछ सजा भी होती है। मोहम्मद आसिफ साहब को ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो हुकूमत है
उसने एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की यानी हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है और पेशकश की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी सिंध गवर्नमेंट को खुद से भी करने हैं। एक तरफ JUIF उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है, दूसरे जो कच्चे के डाकू हैं वो मामला अपनी जगह हैं और उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का एक दफ़ा फिर अनाउंस कर दिया गया है। ये ऐलानात बहुत होते हैं, अब में कितनी हकीकत होगी, ऐसा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो सिंध के हद तक मामलात हैं या बहरहाल आईनी ओहदे वफाक में भी पीपल्स पार्टी के पास है और एक दफ़ा फिर जो हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है कि एक दफ़ा फिर काबीना में शामिल होने की, हुकूमत में शामिल होने की, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस पे जवाब क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। सिंध की सूरत हाल खासतौर पर जो वो हमेशा से बात होती है कच्चे के इलाके के डाकुओं की, एक दफ़ा फिर उन पर फुल फ्लैज ऑपरेशन का अनाउंस किया गया है, लेकिन उसमें किस हद तक का कामयाबी हम तवक्को करें और किस हद तक कामयाब ऑपरेशन हम तवक्को करें, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। कुछ और चीज़ों पे भी साथ इस सब मौजूद है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर पावर। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, कल वहाँ पर कराची में JUI ने जलसा किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दबंग खिताब भी किया। ऑल्दो के जलसे की इजाजत आप लोगों ने नहीं दी उसके बावजूद, लेकिन कोई क्रैक डाउन नहीं हुआ। तो जलसे की इजाजत वहां भी नहीं थी, कोई पुलिस ने क्रैक डाउन नहीं किया, PTI को भी जलसे की इजाजत नहीं मिलती और PTI जलसा कर भी नहीं पाती। ये खुला तजाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, खुला तजाद इसलिए नहीं है कि मौलाना साहब वैसे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन अब कल जलसा उन्होंने किया, परमिशन मिली नहीं मिली। पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि किसी को भी किसी सियासी सरगर्मियों से ना रोका जाए और पुरअमन अगर कोई एहतजाज हो रहा है, कोई भी है, तो उसको बिल्कुल नहीं रोकते। ये चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से सख्ती से चीफ मिनिस्टर साहब को और सबको ये हिदायत है। अभी आपने कहा कि PTI को इजाज़त नहीं मिलती, अभी 2-3-4 दिन पहले से ही इनका एक ट्रेन मार्च यहाँ पे हो रहा है सिंध में, और ये हर जगह पे जा रहे हैं, जिसमें सूबाई सदर जो हैं हलीम आदिल शेख साहब और फिर शुएब शाहीन साहब भी और दीगर इनके मरकज़ी रहनुमा बहुत सारे लोग उसमें शामिल, और उन्होंने पुरअमन तरीके से वो पूरा ट्रेन मार्च हुआ। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग गए, किसी ने इनको नहीं रोका। देखें, ये पॉलिटिकल मूव थी, और मैं क्योंकि वो अली आदिल शेख साहब एक सियासी वर्कर हैं, बल्कि अब बहुत सारे जो हैं मेरे लिए सभी काबिल एहतराम हैं, लेकिन जिनको सरबराह बना दिया गया, जो वकला साहिबान हैं, जिनकी वैसे तो कोई ऐसी जदोजहद नहीं रही, लेकिन अब वो आ गए हैं, अपने जो क्लाइंट हैं उनको तो उन्होंने नहीं बचाया, लेकिन ख़ुद सरबराह भी बन गए, मुख्तलिफ ओहदों पे भी आ गए। तो लेकिन ये चले, अलीम आदिल साहब से हमारे बड़े इख्तलाफात रहे हैं शदीद किस्म के, कोई मैं उनके हक में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल मूव की, उन्होंने पॉलिटिकल मूव की पूरे सिंध में। उन्होंने सियासी एक PTI की तरफ से एक हर जगह, जाहिर है जब कोई भी होती एक्टिविटी तो वहाँ पे हल्ला गुल्ला तो होता है ना, तो वो एक नई क्या कहते हैं रूह फूंक दी या कुछ भी, तो ये सियासी उनकी सोच थी ना। इसी तरह इनकी सियासी सोच वाले अगर किसी और सूबे में भी कोई एक्टिविटी करेंगे तो उनको नहीं रोका जाएगा। होता क्या है कि कोई भी चीज़ करने से पहले ही ये बड़े दावे इस तरह के कर देते हैं कि मजबूर कर देते हैं इंतजामिया को कि वो उनको रोके। चले आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है, इसको कंसीडर किया जाएगा? देखिए हमारे यहाँ जी मैं उस पे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए, जो स्प्लिट मैंडेट आया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले ये जो आज़ाद अरकान जो PTI के लोग थे उन्हें कहा कि आप हुकूमत बना लें, लेकिन वो तो बात करना नहीं चाहते थे। तो ज़ाहिर है PMLN और वो सब कहते हैं कि आप पहले भी हुकूमत में रहें, लेकिन आपने देखा कि जैसे वो हुकूमत ख़त्म हुई, इलेक्शन की सरगर्मियाँ शुरू हुई,
तो PMLN वाले ड्राइव एंड से चल के कराची आए और यहाँ पे आकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बनाया, जिसमें MQM, GDA, JUIF और बहुत सारे लोगों को शामिल किया। बड़ा इलेक्शन वो, लेकिन हमारे पास क्या दूसरा रास्ता इख्तियार करती पीपल्स पार्टी कि अगर उन्होंने हमें कहा तो हमने उनकी हुकूमत बनाने दी, क्योंकि अदरवाइज़ तो पार्लियामेंट का एक क्राइसिस था और फिर इस सूरत में तो दूसरे इलेक्शन की तरफ जाते। अब दूसरे इलेक्शन आपको पता है कि 60 दिन में होते हैं, 90 दिन में होते हैं या 9 साल में होते हैं, क्या पता। तो बहालत मजबूरी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो बहालत मजबूरी हमने इनको सपोर्ट किया। एग्जीक्यूटिव में हम इनके साथ नहीं आए, जो इनकी वफाकी कैबिनेट बनी या दीगर चीज़ें। सिंध में हमारे पास मेजॉरिटी थी, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, और चारों सूबों में हमें नुमाइंदगी है, नेशनल में भी, प्रोविंशियल असेंबली में भी। तो फिर आईनी ओहदों के लिए आगे इरादा है शाह साहब के? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उसमें मुख्तलिफ आरा हैं हमारी पार्टी में भी। बहुत सारे जो हमारी पार्टी के सीनियर लोग हैं वो कहते हैं कि हिस्सा नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसमें हिस्सा लें। तो ये CEC फैसला करेगी, लेकिन इस वक्त तक इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं कि पीपल्स पार्टी कोई वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन रही। अच्छा, तो अभी लेकिन CEC फैसला करेगी और बन भी सकती है। जी देखें, पॉलिटिकली तौर पर इसमें कोई वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी अनफ्लेक्सिबल नहीं है। जिस तरह खान साहब थे कि बिल्कुल भी, जो सियासी तौर पर इस तरह की बातें मुमकिनात में से हैं, नामुमकिनात में से नहीं है, लेकिन इस वक्त सबका ख्याल यही है कि हिस्सा ना बना जाए। जी नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, ये जो आपने खुद भी बात की और हमें भी पता है कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी, राब्ता भी किया था, जिसके थ्रू किया था उन्होंने भी हमें बताया, और लेकिन PTI का कहना यह था कि हमने बात नहीं करनी है। वो आज भी कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, नून लीग से बात नहीं करनी, MQM से बात नहीं करनी, उसके अलावा सबसे बात करनी है, और अगर किसी से बात करनी है तो वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। आप इस पर क्या कमेंट आप करेंगे? मतलब क्या इस पर क्या कहा जा सकता है? देखें, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो सियासी लोग हैं वो पार्लियामेंट में बात नहीं करना चाहते, वो सियासी तौर पर बात नहीं करना चाहते, बल्कि जिन लोगों से अब वो NRO मांग रहे हैं, जिन लोगों से वो कह रहे हैं कि हमने बात करनी, उनके लिए माजी करीब में क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। आपके इल्म में है कि वो क्या कहते रहे, A से लेके Z तक नाम रखते रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कहना चाहता। और अब वो उनसे कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों से जिनको वो मौरूद इल्ज़ाम ठहराते रहे, जिनको टारगेट करते रहे, अब उन्हीं से मिन्नतें कर रहे हैं, उन्हीं से बात करने के लिए जतन कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे कि सियासी तौर पर देखें, इनको अगर इलेक्शन पे क्वेश्चन है, प्रोसेस के तरीक़ेकार पे है, जो पीपल्स पार्टी को तो हमेशा रहा है। कभी RO इलेक्शन हमारे उसमें आए, कभी RTS वाले इलेक्शन थे, इस दफ़ा के इलेक्शंस पे भी हमें रिजर्वेशंस अपनी जगह पे हैं, लेकिन हल क्या है? हल पार्लियामेंट है। बात करने से मसला हल होगा। अगर ये सब मिलकर बात करेंगे, कोई मुत्तफ़िका लाहे अमल बनाएंगे, तो जो मुक़्तदर इदारे हैं जिनसे वो अभी मिन्नतें कर रहे हैं बात करने की, तो वो भी इस बात पे उनको लाया जाए। ये हकीकत है कि हमारे मुल्क में, मुल्क की सियासी उसमें मुक़्तदर इदारों का एक अहम रोल है, जिसको मानना पड़ेगा। तो अगर सारी पॉलिटिकल लोग एक साथ इकट्ठे होके कोई लाहे अमल बनाते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो भी इस बात को मानेंगे। लेकिन वो ये है कि मैं ना मानूं, अब किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, और फिर बाद में आपको एक याद होगा कि शुरू में भी जब इक़्तिदार में थे तब भी बात नहीं करते थे, लेकिन फिर ऐसा वक्त ज़रूर आया कि जब इनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो इनको सोच समझना चाहिए। आपने मौलाना साहब का जिक्र किया कि वो एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब जो एहतजाज कर रहे हैं मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं।
उनकी जो नशिस्तें थीं जिनके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं वो तो 95% पीटीआई के पास है। ये तो सबसे ज्यादा हारे हैं केपी में। लेकिन हाँ वो तो ठीक है, मगर वो सिंध में भी एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे थे मौलाना साहब। हमारे पास वो क्लिप है तो अगर चला सके कि कल जो मौलाना साहब ने एक सिंध असेंबली के हवाले से भी क्या कहा, जरा सुनिएगा शाह साहब। कि वोटों में हेर फेर किया गया, सिंध के असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ, बहुत मजाक हो गया। जमहूरियत मर चुकी है, ये दिखावे नहीं चलेंगे। अब मुल्क को ठीक करो वरना हम मैदान में हैं, हम रोडों के ऊपर। मामला सुधारो, इलेक्शन दोबारा कराओ, मुनसिफाना इलेक्शन कराओ। अगर कौम मुझे नहीं चाहती तो कोई गिला नहीं। सर सौदा कितने में हुआ ऐवान सदर का और सिंध असेंबली का? देखिए, मैंने दोबारा कहा कि जो मौलाना साहब के पास नशिस्तें रही हैं जो इस वक्त उन्हें नहीं मिली, वो केपी में थी। अब वो क्या सौदा हुआ, उधर से पीटीआई के से जो रिलेटेड लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में लड़े, वो अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं। तो ये इनका आपस में पहले फैसला कर लें, मौलाना साहब फिर बात करें। अगर उनको मैंडेट नहीं मिला तो इंतज़ार करें। अभी जब 2029 आएगी इंशाल्लाह सिंध में तो मुकम्मल तौर पर स्वीप करेगी पीपल्स पार्टी, और इसी तरह दीगर सूबों में भी। लेकिन हो सकता है मौलाना साहब को केपी में, बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा जो इस वक्त उनके पास है मैंडेट, इससे एक दो सीटें ज़्यादा मिल जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने मौलाना साहब की बात की तो मैंने इस पे आपके जरा कमेंट ले ली जो मौलाना साहब कहते हैं, लेकिन वापस मैं उस पे आती हूँ जो पीटीआई कह रही है कि हमने इससे बात नहीं करनी। लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी तैयार है पीटीआई के साथ बात करने की, और जो असल मामला है कि जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल सियासत में उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, या सारी सियासी जमातें मिल बैठकर बात कर लें। देखिए, सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और पॉलिटिकली तौर पर आइन को मजबूत करना, पार्लियामेंट को मजबूत करना, मुल्क को मजबूत करना है। तो इसका कोई भी बात होगी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसके लिए हाजिर है। उस वक्त भी जो हम पीटीआई को ऑफ़र की थी, वो इस जो बहरान था पार्लियामेंट का, उसको हल करने के लिए की थी। कोई पीटीआई से हमारी कोई मोहब्बत या कोई उसके साथ ऐसा सिलसिला नहीं है कि हम भी उनके साथ चलना चाह रहे हैं। हम उनके साथ किसी भी गवर्नमेंट में ना होते, लेकिन एक उस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए हम ज़रूर उन्हें कहते कि वो हुकूमत बनाए। और ये एक और भी अर्ज़ कर दूं कि अगर वो हुकूमत बना लेते तो ये जो 3 माह से भी कम अरसे में ये जो बुखार चढ़ा हुआ है इस वक्त उनका, ये भी उतर जाता। किसको चढ़ा हुआ है भाई? इनकी उसका जाहिर है इन्होंने काफ़ी वोट लिए, ये एक हकीकत है कि जिस तरह पीटीआई, चलिए ये आप मानते हैं कि आवाम को पीटीआई का बुखार चढ़ा हुआ है? जी, मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरह ये हकीकत है। देखिए, मैं उसमें झूठ नहीं बोल सकते ना कि पीटीआई को जिस तरह जिन हालात में इलेक्शन लड़ा और इन्होंने सीटें ली, ये अपनी जगह पे एक हकीकत है कि उनको उनका सिंबल नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उनको सिंबल मिले, हमने बारहा कहा लेकिन नहीं मिला। उनको मुख्तलिफ निशानात थे और बहुत उनके लिए मुश्किलात थी, लेकिन उसके बावजूद आज़ाद हैसियत में उनके लोग जीते, जिसको मानना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि जब एक सेकंड, जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो वो 21 में से 19 बाय इलेक्शन जो हुए थे वो हारी थी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बुखार उतर जाता 3 माह के अंदर। मिशनरी का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था अपने हक में। बहुत शुक्रिया नासिर दसका में बहुत कुछ किया था, दसका में बहुत कुछ किया था ऐसा नहीं है। ठीक है किया था, हमें याद है, बहुत अच्छी तरह किया था। थैंक यू वेरी मच नासिर हुसैन शाह साहब। और पीपल्स पार्टी आज भी तैयार है पीटीआई से बात करने के लिए। अगर आइन के बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए आपको बात करनी है, आइनी रोल के लिए बात करनी है, लेकिन पीटीआई को सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।